उस उत्पादक वर्ग को जो दबाया जाता था, भैंस बैल के ऐसे जैसे उसको जोता जाता था, उसका जो मानसिक स्थिति बनाया गया था कि आपका यही कर्म है कि आप हमको सेवा ही करते रहिए, आपके बाल बच्चे भूखे मर जाए, आप दवाई के बिना मर जाइए, आपका पहनाव ठीक न रहे, आपको तेल दवाई ना मिले, कोई दिक्कत नहीं, आप हमको सेवा करते जाइए। ये गैर उत्पादक वर्ग ऐसे दबाते रहा। समाजवाद के बिना न घर चल सकता है, न समाज चल सकता है, न देश चल सकता है। तीलाटांड़ के 4 लोग जो है कि यहाँ रोजगार नहीं होने के कारण, आप लोगों को हम बता दें कि हमारे झारखंड राज्य जो है यहाँ से 40% खनिज पदार्थ निकाला जाता है, लेकिन इस राज्य के मूलवासी को इसका अधिकार नहीं मिला। और इसको लेकर जो है कि आंदोलन जो है कि हमारे यहाँ के लोग करते आए हैं कि जिस राज्य में 40% खनिज पदार्थ निकाला जाता हो, आज उस राज्य के लोग जो है कि पेट के खातिर जोखिम भरा वर्ग गैर जिम्मेदाराना काम करके जो है कि सुरंग में जाके फंस जाते हैं, और ये बहुत ही दुखदाई है। और हमारे झारखंड सरकार को ये सोचना चाहिए कि यहाँ जब ये खदान जो भी कोयला निकाला जाता था खदान बनाकर, ये खदान जब बंद हो गया तो यहाँ के लोगों की रोज़गार ख़त्म हो गई। यहाँ के अधिकतर बच्चे जो हैं कि अंतर्राज्यीय रोजी रोटी के लिए जाते हैं। बड़ी दुख की बात है। और आज हम बात करेंगे इस तीलाटांड़ के कुछ वरिष्ठ लोग हमारे साथ हैं और यहाँ की दुख दर्द को हमारे साथ बांटेंगे, और उन 4 लोग जो सुरंग में फंस गए थे उनकी भी कहानी को बयां करेंगे। ये भैया, क्या आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है दिलीप ओझा। 20 तारीख को क्या हुआ था? ये लोग क्या कर रहे थे, कैसे क्या हुआ? ये लोग एक्चुअल में खेत मजदूर हैं और मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अपने खेत के सामने वो लोग गए थे खेती करने के लिए। उसी समय ये लोग वो जो वहाँ जो ओपन कास्ट है, वहाँ पानी जो स्टॉक है, ओपन कास्ट मतलब बोले तो खदान ओपन कास्ट बोलते हैं, मतलब खुला खदान, जो कंपनी द्वारा चलाया गया। और अभी वर्तमान समय में BCCL को हैंडओवर किया गया है सुरक्षा के लिए, देखभाल के लिए। उसको पूर्ण रूप से जिम्मेवार है BCCL, उसको देखभाल करने की भारत सरकार दिया है, न कि उनको कोयला निकासी के लिए ऑर्डर दिया है। उसको माइनिंग अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ देखभाल करने का है। उसी बीच में जब वो लोग पानी के लिए वहाँ गया, बड़ा गड्ढा है, लोग इस्तेमाल करते हैं वहाँ का पानी को नहाने के लिए, धोने के लिए और पीने के लिए। उसी समय कुछ कोयला जो है बिखरा हुआ था, जो कोयला वो लोग जलावन के इस्तेमाल करने के लिए प्रयास किया। जैसे सामने गए कि थोड़ा जलावन कोयला हम निकाल के घर ले जाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो एकाएक जो है वो चाल धंस गया। चाल जो उसका निकासी का जो द्वार था वो बंद हो गया। वहाँ पर जाके देखा, बहुत सारे लोग स्थानीय लोग थे जो खेत मजदूर हैं, और स्थानीय जो समाज सेवक हैं, मीडिया के लोग हैं, कुछ अफसर टाइप के भी लोग पहुँचे वहाँ, पुलिस पदाधिकारी भी थे। सारे लोगों से हमने बात करने की कोशिश की कि कैसे हुआ, उसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो कुछ लोगों ने बताया कि ये जो चट्टान गिरा है उसका जो निकासी का दरवाज़ा है वो बंद हो गया है, और इसके हम लोग अपने जो हथियार है, इस हथियार से हम लोग निकाल नहीं सकते। जब हम लोगों ने देखा कि कोई उपाय नहीं था, हम लोगों के पास जुगाड़ नहीं था, तो BCCL के अधिकारी से हम लोग संपर्क किए, थाना से संपर्क किए, या जो हमारा अंचलाधिकारी चंदनकारी जो लॉ एंड ऑर्डर में, उनसे संपर्क किया। सारे लोगों के संपर्क के बाद हम लोग निराश जब होने लगे तो हम लोगों ने उसको सरकार को हम लोग लिखित रूप से हम लोग दिए, और कोल माइंस एक्ट 1957 उसमें जो उपधारा 112 उसमें जो निर्णय हम लोगों ने देखा था, पढ़े थे, कि उसमें निर्णय जो सरकार ने बनाया था कि कोई भी माइंस हो, पत्थर माइंस हो चाहे कोयला माइंस हो, किसी प्रकार का जो जितने प्रकार का माइंस है, जो गड्ढा होता है, उस गड्ढा हो चाहे आपका अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन हो, उसको काम करने के बाद जो हमारा भू संपदा है उसको निकासी करने के बाद जब काम खत्म हो जाता है तो उसको 112 के तहत उसको समतलकरण करना चाहिए। उसने BCCL को जो भारत सरकार ने देखभाल करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए जिम्मेवारी दिया है, उन्होंने कोई सुरक्षा का नियम को पालन नहीं किया, ना फिलिंग किया, ना कांटा तारने के बेड़ा, ना दीवार स्टेकिंग किया, कुछ नहीं किया। आज भी आप देख सकते हैं, सारे TV वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, आम लोगों ने देखा है, खुला है, आज भी खुला है, बरसों से बंद है, उत्पादन बंद। हमने खुद जाके देखा, पूरा खुला। हाँ, आपने देखा,
ये आप गवाह है, प्रत्यक्ष गवाह है कि आज भी खुला है, कोई सुरक्षा का नियम पालन नहीं किया जा रहा है बीसीसीएल की तरफ से। तो इसलिए आप वाले मुझे मार, वो कोयला जो खुला है ललकार रहा है कि आओ हमको जलावन के लिए ले जाओ, तो लोग क्या करेगा। झारखंड में जलावन का कोई सिस्टम नहीं है। पहले के ज़माने में सुने हैं कि जैसे जलावन का कोयला आवंटन होता था मजदूर को भी, बीसीसीएल का मजदूर को भी, और वो ऐसे जलावन के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होता था, जैसे पीडीएस दुकान है, उससे भी आवंटन होता था झारखंड में कि गांव क्षेत्र में कोई स्टॉक होता था, उस जलावन के लिए बेचा जाता था फ्री सेल में। तो ऐसा भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, पूरे झारखंड में कहीं जलावन कोयला का व्यवस्था नहीं है, आम लोगों को वितरण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो बाध्यता अभी हमने वहाँ पे कुछ लोगों से बात कर रहे थे हम, तो वहाँ पता चला कि यहाँ पे 2 या 3 गार्ड जो है कि बीसीसीएल की तरफ से दिया गया है। तो वो गार्ड मतलब क्या करते हैं वो लोग? माइंस का जो एरिया है, खुला माइंस का, खुला खदान का, वो बहुत लंबा एरिया है और उसके सिर्फ खदान ही नहीं देखना है, उसके बाद जो बीसीसीएल का स्टॉक है, स्टोर है, आपको ये ऑफिस है और वसरी है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो उस तरह से वो लोग इधर आपका कुल कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो कानून बनता है खदान बनाने के बाद में फिलिंग करना, उसको काटा तार वगैरह देना, बीसीसीएल जो है कि नहीं की है, और इसी की वजह से आज जो है कि खुला होने के कारण, और यहाँ गरीबी, यहाँ खेती भी तो नहीं हो पाती है। खेत में पानी रुकता है क्या कि पानी सोख लेता है? नहीं, देखिए यहाँ पानी सूख जाता है, सूख जाता है, लेकिन खेती होता है, सामान्य रूप से खेती होता है, लेकिन खेती नहीं होने की वजह क्या है कि व्यवस्था का कमी। यहाँ पानी ड्राई एरिया है, पानी की व्यवस्था नहीं, उचित बीज का व्यवस्था नहीं, इसीलिए यहाँ खेती करने में लोगों को दिक्कत होता है। लेकिन खेती नहीं करेंगे लोग तो कैसे जीवन निर्वाह करेंगे? खेती तो होता है, लेकिन जितना शक्ति उतना खेती करते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि यहाँ के खेत में पानी ठहरता नहीं है, नीचे मतलब गड्ढा होने के कारण या खाई होने के कारण पानी जो है कि सोख लेता है, जिससे खेती भी अच्छी तरह नहीं हो पाती है। हाँ, खेती अच्छी तरह से नहीं हो पाती है, ये बात सही है, व्यवस्था का भी अभाव है। आप यहाँ के एक वरिष्ठ नागरिक हैं और इस गांव के लोग काफ़ी बेरोजगारी में जी रहे हैं, तो सरकार से कुछ कहना चाहिएगा, क्या बोलना चाहिए? सरकार से हम बहुत आशा रखते हैं कि यहाँ जो स्थानीय बेरोजगार हैं, उसी बेरोजगार को रोजगार में जोड़ने के लिए बड़ी आशा भरी यहाँ के जो किसान थे, उन लोगों ने ज़मीन दिया था इलेक्ट्रो स्टील को कि हमारा सामने अगर कोलियरी खोल जाएगा तो मेरा बच्चा को नौकरी मिलेगा, हमारा जीवन शैली में परिवर्तन होगा। लेकिन परिवर्तन ऐसा हुआ कि खेत खलिहान भी तो चला गया, कंपनी ले लिया, और उसका हाथ भी बेरोजगार हो गया। ये स्थिति यहाँ के लोगों को बना दिया। अभी जो खदान सालों से बंद है, वर्षों से बंद है, कोई प्रयास नहीं हो रहा है कि इसको हम लोग खोलें, कैसे लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ें। यहाँ जो देखे आप 26 तारीख की घटना कि 4 लोग किस तरह से दब गए थे, तो वो लोग का तो नसीब कहिए और खुशकिस्मत कहिए कि वो लोग हौसला अपना बुलंद करके अपने ताकत पर, अपने बाहों के दम पर वो लोगों ने किसी तरह से अपना जान को बचा लिया, निकल गए बिल से। लेकिन ये चीज़ देखना है, एनडीआरएफ की टीम, कल हम लोग से बात किया, हम लोगों ने यहाँ जाके सर्किट हाउस में उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, हमसे नहीं होगा। आप एनडीआरएफ की टीम हाथ खड़ा कर दिया और रेस्क्यू टीम ने भी हाथ खड़ा कर दिया। ये जिंदगी और मौत की जो जंग लड़ रहे थे सुरंग के अंदर, तो ये लोग निकले कब, ये बताइए, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए वो लोग लास्ट नाइट को, तारीख बताइए ना कब? 29 तारीख कितना बजे रात को? वो लास्ट नाइट समझ रहे? नहीं 3 बजे के लगभग। ये 29 तारीख 3 बजे रात को वो लोग खुद ब खुद बाहर निकल गए हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे जो हैं कि ये पलायन करके दूसरे राज्य काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं कि नहीं? देखिए हर गांव में, यहाँ नहीं, पूरे चंदन क्यारी में, ये जो पिछड़ा क्षेत्र है, पूरे जब हमारा झारखंड नहीं बना था, संयुक्त बिहार में थे, उस समय तो पलायन होता था। हम लोगों ने बहुत आशा रखा कि झारखंड होगा तो हमारा बाल बच्चा खुशहाल होंगे, रोजगार से जुड़ेंगे, हम सम्मान से ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन हमारा आज आत्मसम्मान भी नहीं बच रहा है, रोजगार भी नहीं मिल रहा है, उद्योग लगने के बाद भी। क्या हेमंत सरकार से आप आशा लगाते हैं? 18 साल बीजेपी ने राज किया, उनको क्या कहना है? ये दोनों पार्टी को आप किसको मैंने अच्छा मानते हैं, जरा बताइए थोड़ा। देखिए दोनों ही पार्टी जो है, हम लोग तो बोलते हैं केहर कट्टा का जाल और जो होता है ना, वैसे ये जो रोजगार नीति है उसको जाल में फंसा कर रख दिया। क्योंकि सरकार का नीति ही गलत है। कैसी नीति होनी चाहिए आप बताएंगे? नहीं यहाँ देखिए, हम अलग होने के पहले जो हमने सरकार को अल्टीमेट दिए थे,
और जो आशा भरोसा के साथ हम लोग लड़ रहे थे कि यहाँ स्थानीय नीति बनेगा। स्थानीय नीति हर राज्य में, भारत के हर कोने कोने पर है, हर राज्य में है, स्वतंत्र रूप से हर राज्य बनाता है। पश्चिम बंगाल में है, आसाम में है, बिहार में है, तमाम राज्यों में अपना अपना स्थानीय नीति बनता है। झारखंड का स्थानीय नीति जो है ये मतलब खिचड़ी की तरह बना देते हैं, दोनों सरकार ने बनाया। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि झारखंड में स्थानीय नीति क्लियर नहीं है, इसका मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह है कि एक मत की सरकार नहीं, एक मत सरकार नहीं। तो ये झारखंड वासी को निर्णय करना है कि अगर हमें मूलवासी होने का लाभ अगर लेना है तो सबसे पहले हमें एक अच्छी सरकार बनानी है, क्योंकि इस तरह की खिचड़ी सरकार जब भी बनती है तो यहाँ के लोगों की भलाई नहीं हो पाती। इस बात को आप मान रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। अभी भी हेमंत सरकार अगर यहाँ के लोकल लोगों के लिए, यहाँ के मूल वासियों के लिए कुछ करना चाहे तो आप जान रहे हैं कि कांग्रेस उनको 15 सीट का जो है कि गठबंधन करके वो सरकार चला रही है, उसमें भी उसको दिक्कत है कि नहीं है? देखिए, हेमंत बाबू को तो दिक्कत है। आपने पिछले दिन देखा कि ऐसे नीतियाँ चाहकर भी नहीं बना पा रहे हैं। हेमंत बाबू ने जो इलेक्शन के समय जो चुनाव एजेंडा जो बोलते हैं, उन्होंने जो फोकसिंग किया था, उनको वो जो फोकसिंग था, चुनाव फोकसिंग को देख के युवा वर्ग में एक शक्ति आया था कि इस बार स्थानीय नीति सही रूप से बनेगा और हम लोग को रोजगार मिलेगा। लेकिन वो खिचड़ी सरकार बाधक है उनके लिए। और मैं बता दूं ग्रामीण टीवी के दर्शकों से कि भैया मैं इसलिए ये सब बातें कर रहा हूं क्योंकि यहाँ घटना कुछ और है, मैं बात कुछ और कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं, यहाँ की लोगों की स्थिति खराब है। क्यों खराब है, इसको लेकर हमारे गांव के वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं हमारे सामने और उनसे बातें हो रही है कि आखिर कब तक हम झारखंड के मूलवासी इस तरह दर दर जो है कि भटकते रहेंगे, किस तरह का गैरकानूनी काम करते रहेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? हमने ये कहा कि झारखंड आज 20-21 साल हो गया अलग हुए, ठीक है, लेकिन 1947 से पहले हमारे यहाँ राजतंत्र व्यवस्था थी और राजतंत्र व्यवस्था में जितने भी गरीब टाइप के लोग थे वो लोग राजा नहीं हुआ करते थे या जो भी जमींदार हुआ नहीं करते थे, वो लोग सेवा करते थे आज हमारे बड़े जातियों का। लेकिन हमने अक्सर देखा है, और हमारी बात कहाँ तक सच है ये आप बताएंगे, तो ये जाति जो है कि आज छोटे जातियों का विरोध करते हैं या बाहरी लोगों को उनको सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस पर आपका क्या राय है कि ये गलत है या सही है? ये तो गलत है और उसी गलत के लिए ही कम्युनिस्ट का जन्म हुआ है। आइए रास्ते पे। परिवर्तन का परिभाषा है कम्युनिस्ट के पास। समाजवाद का जन्म धनबाद का धरती में कॉमरेड टेके राय लाया। यहाँ खेत मजदूर, बंधुआ मजदूर का रूप में रहता था। कोलियरी में भी लठियाल के हाथ में उनका पैसा जाता था, निजी मालिक के हाथ में कोल कारखाना था, पैसा मजदूर का लूट लेता था। बाजार में कोई भी अनाज फल सब्जी बेचना मुश्किल था। यहाँ इतना दरबंगता था। 28 जिला का परिकल्पित राज्य था, अलग होने का जो बात था झारखंड, लेकिन 28 जिला का में से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म धनबाद में, जहाँ धन का आबाद होता है, जहाँ गुंडा का राज था, वहाँ उसी कोयला मजदूर और यहाँ स्थानीय लोगों ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म दिया। मार्क्सवाद के दर्शन से, मार्क्सवाद का विचार मंथन से झारखंड मुक्ति के लिए मोर्चा का जन्म हुआ। झारखंड को मुक्ति के लिए मोर्चा का जन्म 4 अप्रैल 1974 को धनबाद के धरती पर हुआ। और उसके पहले जो मार्क्सवाद का एक विचार मंथन, एक दार्शनिक ने पार्टी बनाया था, मार्क्सवादी समन्वय समिति, और मार्क्सवादी समन्वय समिति हमेशा दिशा निर्देश देता था झारखंड को मुक्ति करने के लिए, मोर्चा को मुक्ति करने के मोर्चा का निर्देश देता था। और मोर्चा का नेतृत्व करते थे शिबू सोरेन, मोर्चा का नेतृत्व और गति प्रदान करते थे विनोद बिहारी महतो स्थानीय होने के नाते, और मार्गदर्शक कॉमरेड टेके राय थे जो दार्शनिक। यानी कुल मिलाकर ये कहना है कि झारखंड में अगर अच्छी सरकार बनाना है तो हम लोग को एकजुट होना होगा। और आपने जो बताया है कि 1947 के पहले जो राजा रजटिया लोग ने यहाँ के लोगों को दबाया करते थे, नहीं दबाया नहीं करते थे, यहाँ के जो छोटे जाति के लोग हैं सेवा करते थे। एक उत्पादक वर्ग थे, एक गैर उत्पादक, कॉमरेड टेके राय के भाषा में चलिए कि एक उत्पादक वर्ग थे, एक गैर उत्पादक वर्ग थे। जो उत्पादक वर्ग जिसको आप कह रहे हैं, उस उत्पादक वर्ग को जो दबाया जाता था, भैंस बैल के ऐसे जैसे उसको जोता जाता था, उसका जो मानसिक स्थिति बनाया गया था कि आपका यही कर्म है कि आप हमको सेवा ही करते रहिए, आपके बाल बच्चे भूखे मर जाए, आप दवाई के बिना मर जाइए, आपका पहनाव ठीक न रहे, आपको तेल दवाई ना मिले, कोई दिक्कत नहीं, आप हमको सेवा करते जाइए। ये गैर उत्पादक वर्ग ऐसे दबाते रहा। जो कॉमरेड टेके राय ने आप ऑपरेशन किया, मुक्ति दिया,
बंधुआ मजदूर का मुक्ति, खेत मजदूर का मुक्ति, साथ साथ कोलियरी क्षेत्र में जो लाठियाल का दरभंगा चलता था, उसका जो मेहनतानी लूट लेता था, कोलियरी में भी उन लोगों को मुक्ति दिया। और इस इलाका में जो उत्पादक वर्ग था, उन लोगों को जो यहाँ गांव क्षेत्र में भी इस सिस्टम था कि उसको इसी तरह से निर्वाह करना है, जीवन शैली चलाना है कि उसको जी हुजरी करके। एक राय ने बोला हिम्मत के साथ भुगतान के चलो, तुम भी आदमी है, वो भी आदमी है, तुम्हारा भी दो हाथ है, उसका भी दो हाथ हो, ऐसे मुट्ठी बांधो और लड़ाई करो। उसी समय हमारा जो लड़ाई का गति देते थे विनोद बिहारी बातों ने बोला पढ़ो और लड़ो। पढ़ने का मतलब अक्ल करो, अधिकार को जानो, और अक्ल आएगा तो लिखो अपना अधिकार को और अधिकार लो। इसी आंदोलन में हमारा मुक्ति मिला, जीवन शैली का मुक्ति मिला। लेकिन फिर जो उस सिस्टम है महाजनी और दबने वाला सिस्टम है, उस सर पर चढ़ गया। समाजवाद आंदोलन पीछे चला गया। एक राय अब नहीं है। एक राय के विचार को धीरे धीरे गौण करने की कोशिश कर रहा है, और जिसके परिणाम ये सब दुख दर्द देखने को मिल रहा है। यहाँ के मूलवासियों में एकता नहीं है, इस बात को आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? तो बिल्कुल आपके बात में 100% सहमति है हमें। अगर मोर्चा सही रहता, समाजवाद विचार अगर उसमें सम्मिलित रहता, तो झारखंड का परिदृश्य और कुछ रहता। अगर आपको यहाँ का विकास चाहिए, अपना विकास चाहिए, तो सबसे पहले झारखंड में मजबूत सरकार बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो फिर यहाँ की सत्ता पर जो लोग हावी होते हैं वो कभी आपका विकास नहीं चाहते। इस बात को क्या बोलना चाह रहे हैं आप, बताइए। देखिए, विकास का विजन होना चाहिए, विकास का जो एक इच्छा शक्ति होना चाहिए। विकास का तो यहाँ बहुत सारे संसाधन है। आप हम जहाँ बैठे हैं 0 किलोमीटर में आपको माइंस है, एक माइंस नहीं, अमलाबाद माइंस है। आपको जो कोल ब्लॉक ओपन कास्ट जहाँ घटना हुआ है, उसके बाद भारत सरकार के A1 कंपनी ONGC के ऊपर हम बैठे हुए हैं, जहाँ मीथेन गैस का भंडार है। फिर भी हम भूखा नंगा क्यों? सरकार को जवाब देना चाहिए, केंद्र सरकार को भी इसमें जवाब देना चाहिए। सिर्फ झारखंड सरकार को ही हम जिम्मेवार क्यों ठहराएंगे? आपका महाराष्ट्र चकचका रहा है, आपका केरल शिक्षा में चकचका रहा है, विकास में विभिन्न राज्य डेवलप कर गया, और हमको नंगा फकीर बना के रख रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हैं। राज्य कैसे जिम्मेवार है? राज्य इसीलिए जिम्मेवार है कि राज्य के साथ भी सुतला पर व्यवहार। यहाँ के लोगों की प्रतिनिधित्व क्यों नहीं हो पा रही है? यहाँ के लोगों में आपस में फूट है, सामाजिक सोच की कमी है, शिक्षा की अभाव है। मानसिक विकास आदमी का कब होता है? पौष्टिक भोजन चाहिए। हमारा पौष्टिक भोजन नहीं तो हमारा मानसिक विकास कैसे होगा? हमको दूध दिखाई नहीं पड़ता है, मीट मछली दिखाई नहीं पड़ता है, अच्छा हमारा संस्कार के लिए स्कूल नहीं है, अच्छा कॉलेज नहीं है, हम डेवलप कैसे करेंगे? हमारा मानसिक विकास कैसे होगा? खान पान का हमारा अभाव है, हमारा मानसिक बच्चा को हम कैसे डेवलप कर पाएंगे? अच्छा अनाज, अच्छा फल फूल, दूध मछली खाए तब ना होगा वो तो। अच्छा, एक और बात हमको बता दीजिए, यहाँ के लोगों की जो जमीन है वो कंपनियां ली, लेकिन मुआवजा सही तरीके से दिया? BCCL वाले भी और इलेक्ट्रो स्टील वाले भी, क्या सही तरीके से इन लोगों को मुआवजा मिला कि नहीं? नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि BCCL जो अमलाबाद कोलियरी हमारे सामने है, वो भी 0 किलोमीटर में है। आज भी उसका इंक्रीमेंट नहीं हुआ जो विनोद बाबू एक राय ने एग्रीमेंट करवाया था। आज भी विस्थापित यहाँ पीछे चले गए। कुछ लोगों को मिला, वो लोग अब नहीं रहा, नेतृत्व की कमजोरी होने के कारण वो भी इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मुआवजा नहीं मिला तो यहाँ के लोगों को नौकरी मिली कि नहीं? कुछ लोगों को मिला था, कुछ लोगों को। तो फिर आप लोग उसका विरोध किए? विरोध करने की शक्ति में कमजोरी आई है, मानसिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति में कमजोरी आई है। जो विरोध किया, कोई दबंग आया तो उनको नौकरी दे दिया, भाई तुम चुप रहो बाकी छोड़ो, ये कहानी तो नहीं ना हुई? हाँ वैसे ही हुआ। वैसे ही हुआ। हाँ हम मूलवासियों के लिए बहुत ही खतरनाक है, इस बात को आप मान रहे हैं? आज वही मानसिकता के चलते बोकारो जैसे मैंने क्या एशिया का जो नामी गिनी BSL जो प्लांट है, उस प्लांट में जो अधिकृत जमीन हुआ, आज तक उसको न्याय अधिकार विस्थापित को नहीं मिला। जब भी ये लोग आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, केस मुकदमा और दमन करके उसको दबाया दिया जाता है। बोकारो में जो अच्छा प्लांट है बोकारो में, वहाँ भी लोगों को विस्थापित का हक नहीं मिला। BCCL में एक अमलाबाद ही नहीं, जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ऐसे हजारों पूरे धनबाद क्षेत्र में ऐसा हुआ है। पूरे धनबाद क्षेत्र की बात बोलिए। पूरे धनबाद क्षेत्र में जिस समय कल कारखाने का राष्ट्रीयकरण हो रहा था, राष्ट्रीयकरण के पश्चात यहाँ के जो मैंने विस्थापित, आज हम लोग कह रहे हैं विस्थापित का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था।
और न ही भू अर्जन पदाधिकारी का जन्म हुआ करता था। कॉमरेड टेके राय जब नेतृत्व देने लगे धनबाद में और जब दिल्ली गए संसद बन के, तब वहाँ उन्होंने रिकॉर्ड मांगा बीसीसीएल से कि आपको ज़मीन कहाँ से मिला। भू अर्जन पदाधिकारी को उस समय एक अलग से कार्यालय का निर्माण, एक पद का सृजन हुआ और उस समय जो रैयत थे, रैयतों ने जो ज़मीन का कागज़ दिखाया तो उसमें एक नोट शीट बना और नोट शीट के आधार पर कुछ लोगों को नौकरी मिला और वो नोट शीट के आधार पर कुछ लोगों को फाइल अभी भी दबा हुआ है पूरे बीसीसीएल में। और लैंड लूजर जो है आज भी जो है कि दर दर कर ठोकरें खा रहे हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी आया है। जो लोग राजनीति में हैं, जो न पार्टी करता है, लोकल आदमी जो स्थानीय हम बोल रहे हैं, हाँ उस एक जमाना था कि कोलियरी में लोग लड़ते थे, उसमें एक तो आवाज़ आया था कि बाहरी भीतरी की फिक्सन। तो बाहरी कौन था? लुटेरा लोग, चाहे अधिकारी हो, चाहे पदाधिकारी के हो, चाहे आपको लठियाल जो है कोलियरी चलाने वाले मालिक हो, वो लोग बाहरी की मानसिकता के हिसाब से यहाँ के लोगों को दबाया करते थे। उस समय एकजुटता के साथ कुछ लोगों ने लैंड लूजर लोग लड़ा भाई मुक्त होकर, तो कुछ लोगों को मिला। अब गांव टूटा है। आज के समय में कोलियरी क्षेत्र का गांव टूटा है। बाप बेटा में पार्टी हो गया, घर घर में पार्टी हो गया। जो मोर्चा के साथ में था, जो लाल हरा का मैत्री था, वो टूट टूट के तार तार हो गया। ये थी हमारे झारखंड के मूल वासियों की कहानी और हम आशा करते हैं दोस्तों कि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और हम दिखाएंगे आपको गांव देहात से जुड़ी ज़मीनी हकीकत। और हकीकत से अगर आप रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और बहुत सारी बात हमने आपसे कर ली और ज़्यादा क्या कहें, आप समझ ही रहे हैं कि झारखंड के जो हमारे यहाँ के मूल वासी हैं ये आपस में बिखरे हुए हैं और जो बाहरी लोग हैं ये फूट डालो की नीति हमको दिखाई देती है। इसमें आपका क्या कहना है, जरा एक लाइन बता दें। फूट डालो, राज करो, ये नीति हमारे चलती आ रही है। जो नहीं परंपरागत जो सिस्टम था उसको हम लोग मास्टर्स के लोग तोड़ने का बहुत सारा प्रयास किया। कहीं कहीं हम लोग प्रयोग करके उसको सफल भी हुए हैं। और ये को अच्छा लग रहा है, थोड़ा एक बार ताली बजा दीजिएगा जो है, ठीक है। कहीं कहीं बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने जो बात कही कि हम लोगों ने तोड़ने का पुरजोर कोशिश किया, लेकिन यहाँ गरीबी और दरिद्रता के चलते लोग जो है कि चंद पैसों में जो है कि अपना ईमान बेच डालते हैं और अच्छी सरकार बनाने में असफल हो जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे ही स्थिति इलेक्शन के समय में बिखराव देखने को मिलता है। इसमें भी हमारा नेतृत्व का भी कमी हम अपने आप को महसूस करते हैं, इसलिए कि हम मानसिक रूप से लोग को तैयार करने में हम असमर्थ हैं। नहीं, आपकी बात में मुझे बहुत दर्द नजर आया। इस झारखंड के प्रति आप जैसे लोग को आगे आना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम आगे आए तो हम झारखंड को नहीं बदल सकते हैं, ये गलत बात है। आप आगे आइए, कल आपके भाई भी साथ में आएंगे, कल दोस्त भी आ जाएंगे, यार भी आ जाएंगे और बदलाव होगी और यहाँ के लोगों को जो भी सुविधा से वंचित किया जा रहा है उनको ये सुविधा मिलेगी और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगी। इस बात को आप इकरार कीजिए। देखिए, हम आशावादी आदमी हैं। हम लोग आशावादी इसीलिए हैं कि हम लोग मार्क्सवाद के दर्शन से चलते हैं। हम कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। 1 मिनट और मैं बता दूं दोस्तों कि आज इस गांव में मातम होता। जो 4 गरीब मजदूर किसान भाई सुरंग में फंस गए थे, जिनका कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता है उनका भगवान होता है, और भगवान के सहारे एनडीआरएफ की टीम, धनबाद से आई रेस्क्यू टीम हाथ खड़ा करने के बाद में जो है कि आज ये लोग सुरंग से बाहर निकल के आए हैं और गांव में अजीब खुशी है। यहाँ पे कितना बलि हो गया, करीबन 3-4 बकरा। देखिए कि 15 देखिए इतनी खुशी है यहाँ पे कि 3-3 मंदिर में, मैंने आप लोगों को वीडियो के अंत में दिखाऊंगा कि किस तरह, मैं बलि तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन कितनी खुशी है यहाँ के लोगों में वो चीज़ मैं दिखाऊंगा। हाँ बोलिए आप। जो धार्मिक आस्था होता है वो निजी मामला होता है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि अपने बाहों के दम पर, अपने मानसिक शक्ति के ऊपर, अपने आत्मशक्ति के ऊपर वो अपने खुद निकल गए। जी, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, बिल्कुल आपका कहना मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन जो एक लोगों का धारणा है भगवान के प्रति उसको मानने दीजिए। मैं उसमें वो नहीं होता है। वो वैसे अगर होता तो हम सारे लोग जाके वहीं प्रयास नहीं करते और पूजा पाठ करते। हम तो खुद पंडित हैं। नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल मैं इसमें सहमत हूँ कि ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों की जो एक पारंपरिक भावना जो
नहीं, ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे धार्मिक भावना, ये देखिए हैं। ये आप बहुत बड़ी बात। बोलिए हमको बीजेपी लोग मानसिकता नहीं, हम भी पंडित है। नहीं, बीजेपी वाला मानसिकता नहीं, बीजेपी वाला मानसिकता मैं नहीं कर रहा पूजा हूँ। पाठ अलग चीज है, हाँ, राजनीतिक अलग चीज है। हम अगर पूजा पाठ पर निर्भरशील रहेंगे तो हम खेती नहीं करेंगे, ऊपर सत्य तक हम खा लेंगे। हमको जिस तरह से हम जलावन के जुगाड़ करने गए और मेरे ऊपर जब गिर गया ना चाल, तो हम तो प्रयास किए ना। और एक बात बता दें दोस्तों, इनकी बातों से मुझे ये स्पष्ट हो रही है, और आप लोग जानते भी होंगे कि अभी हमारे देश की हालात को मैं एक लाइन में स्पष्ट कर दूं कि हमारे देश में अभी जाति धर्म ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर जो भी देश इस संसार में अपने देश के कानून से अधिक अगर धर्म को डिफाइन करता है तो वो देश आज जर्जर है, वो देश बर्बाद है। और आज जितना भी आप देश देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, रूस देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, ये सारे सेकुलर कंट्रीज है और ये काफ़ी विकास कर रहे हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, आप काफ़ी मुझे वैचारिक लगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1947 के आसपास चाइना भी आज़ाद हुआ था और भारत भी आज़ाद हुआ। लेकिन आज चाइना का इकोनॉमिक साइज, अरे भाई लोग सुन लो, चाइना का इकोनॉमिक साइज आज जानते हैं भारत की इकोनॉमिक साइज से 6 गुना ज़्यादा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ अगर 200 आदमी का अगर डेली का इनकम है तो चाइना में 6 दूनी 1200 रुपया है। तो क्यों वहाँ पे कोई भी रोड में धार्मिक जो है ना कर्मकांड आप नहीं कर सकते हैं, समझे? वहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर धर्म की राजनीति कोई भी करता हो, मैं तो ऐसा सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप लोग भी अगर ऐसा सोचते हैं कि धर्म ही सब कुछ है तो फिर देश को बर्बाद होने में कोई नहीं रोक सकता। इतना आप जान लीजिए। क्या क्या इसमें इसका आपका राय है? क्योंकि आपसे मैं जो भी बात किया, मैं पहले तो मुझे लगा था कि आप स्वर्ण है, आपका विचार कुछ यहाँ मैंने कुछ ज़्यादा स्वार्थी वाला है, लेकिन ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगा। आप एकदम निष्ठा भाव से जो है कि हमारे साथ बात किए और अपना विचार जो है कि लोगों के साथ शेयर किए। आगे और कुछ बोलना है तो बोल। हाँ, देखिए आपने जो बोला चीन के बात बोले, चीन और भारत ये ब्रिटेन के अधीन में था, हम पराधीन थे। लेकिन हमारा जो पावर ट्रांसफर हुआ नॉट आज़ादी 1947 में, और उसके 2 साल के बाद 1949 में चीन को आज़ादी मिला। 2 साल के बाद चीन में जो माओ का नेतृत्व था, माओ ने बोला कि ब्रिटेन को भागने मत दो, उसको कवर करो, उसको विचार को भी कवर करो और उसको भी कवर करो। और भारत का जो आप थोड़े पहले बताएं कि दयालु धर्म कर्म क्या क्या, उस जो ओल्ड मॉडल का जो विचार था, अभी भी देखिए ना, अभी भी भारत में जो भी मेन स्ट्रीम खबरें आती है उसमें भी वही दिखाई पड़ता है। देखिए वो जो ओल्ड मॉडल से मुख्य मुद्दा को भटका दिया जाता है लोगों को। हम बोलने दीजिए पूरा, तो हम भी भटक जाएंगे। तो वो जो ओल्ड मॉडल था उस सिस्टम में उसको जाने के लिए छोड़ दिया दरवाजा। तो वो जाते जाते कुछ ऐसा ही गंदा विचार देके गया जिसके चलते भारत जहाँ है वहीं ठहर रहा है, कभी आगे कभी पीछे हिल रहा है। और चीन 2 साल के बाद 49 में आज़ादी हुआ, 2 साल के बाद, भारत का 2 साल के बाद। बिल्कुल सही बात। और उनका जो विचारधारा, माओ का जो विचारधारा का जो सिस्टम, आपने भी बहुत अच्छे से पढ़े हैं, अध्ययन किए हैं। उन्होंने जो सिस्टम बनाया, वहाँ के इंडस्ट्री का जो मुनाफा होता है उस सरकार में अच्छे ढंग से जमा हो जाता है और उसका जो डेवलप होता है बहुत ही अच्छा तरीक़ा से पूरे विश्व में। आज बाज़ार में अगर उसका जो वैल्यूएशन है, उसका मार्केटिंग में जो सिस्टम जो है कि कोई भी सामान आप लेने जाते हैं, कोई भी आम लोग जाते हैं, सब लोग चाइना का जो भी प्रोडक्ट आता है उसको पसंद करता है। और चाइना का जो सिस्टम है कि वहाँ कोई धर्म का सिस्टम नहीं है, वहाँ ना नूर रहता है, ना दाढ़ी रहता है, समझ रहे हैं, ना चोटी रहता है, ना टोपी रहता है, ना मंदिर की ज़्यादा बात होता है, ना मस्जिद की ज़्यादा बात होता है, एकदम 100%। ये सिस्टम नहीं है। और न खेल का ज़्यादा उन लोगों को पसंद नहीं होता है। एक बार वो लोग खेल करता है ओलंपिक खेल, और यहाँ जो खेल का सिस्टम है कि खेल के समय में लोग छूट लेके भाग जाते हैं, चाहे अधिकारी पदाधिकारी हो, चाहे ऐसे सामान्य वर्कर हो, और ऐसे भी गरीब गुरु आदमी लोग भी अपना घर का काम छोड़ कर टीवी पर बैठे रहते हैं। तो खेल का सिस्टम, मनोरंजन का सिस्टम जो है यहाँ दूसरे ढंग का, चीन में ऐसा नहीं है। चीन का जो साम्यवादी सिस्टम है वो पूरे दुनिया में आईना की तरह साफ है, और वहाँ इतना अच्छा डेवलप होता है कि वहाँ के आदमी जो है
इतना शक्तिशाली है, उसका जो खान पान का जो तरीका है, वो क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपने भी थोड़ा देर पहले बताया है कि वहाँ 1200 रुपया या ज़्यादा तनख्वाह मिलता है। तो क्यों मिलता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका ऐसा है, उसके खाने के साथ फल चाहिए और कुछ चाहिए, वो लोग ज़्यादा कैलोरी, उसको ज़्यादा कैलोरी, बहुत कुछ चाहिए। ज़्यादा कैलोरी, तो माइंड अप करते हैं। एक मिनट, उसका विकास भी अच्छा होता है ना, ज़्यादा खाने के वजह से ज़्यादा कैलोरी मिलता है, इसलिए उसका मानसिक विकास ज़्यादा होता है, शारीरिक शक्ति भी अच्छा है, श्रम शक्ति भी ज़्यादा है, और पूरे विश्व में वो एक ताकतवर देश के रूप में आया है। हमारे भारत पीछे की ओर चला जाता है। एक मिनट, कहने का मतलब है कि समाजवादी विचार के बिना ना देश आगे बढ़ सकता है, ना कोई परिवार। ये कान खोल के सुन लो भाई, ये झारखंड के लोकल गांव के तिलाटान के आप है ना, बगल में है क्या मानपुर के इंसान हैं और कितनी राजनीतिक समझ रखते हैं, ये भारत की जनता देखना चाहिए, भारत की जनता को देखना चाहिए। आज जो जाति धर्म मजहब के चलते देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को पीछे ढकेल रहे हैं, आज उस तरह की मानसिकता को ये खास करके विरोध कर। दिलीप ओझा जी स्वर्ण जाति से हैं और इनका विचार जो है कि झारखंड के लिए सर आंखों पर नहीं है, ये पूरे भारत के लिए सर आंखों पर है। क्योंकि जिस तरह की राजनीतिक करके लोगों देश को पीछे ढकेलने का काम किया जा रहा है, लोगों को विकास से वंचित किया जा रहा है, विकास के मुद्दों से भटकाया जा रहा है, इस बात को स्पष्ट करते हैं हमारे मानपुर के दिलीप ओझा जी। और इनकी बात को अगर ध्यान से देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगी। तो आप इनकी बात पर कितना समझ नहीं छोड़ो ना है। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बाइंड अप करने जा रहा हूँ। देखिए, बोलने का तो बहुत कुछ नहीं है कि हमारे साथी दिलीप जी ने तो आपको राज्य से लेके गांव से लेके भारत तक विदेश तक पार कर दिया, बहुत कुछ अच्छा। दिलीप जी, अंतिम लास्ट लाइन आपके लिए क्या रहेगा? समाजवाद के बिना ना घर चल सकता है, ना समाज चल सकता है, ना देश चल सकता है। समाजवाद के बिना ना घर चल सकता है, ना देश चल सकता है। बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में, जो है कि इस तरह का सोच और विचार की बहुत ज़रूरत है, अन्यथा देश बर्बाद होने चला है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।